कीर्तिमंत, बुद्धिवंत, कलावंत, श्रीमंत, आशिष्यमंत छत्रपति शिवाजी महाराज, धन्य ऐसी मां जिसने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। दिल में अल्लाह का नाम, जुबां पे मां बाप का नाम। सभी भाइयों दोस्तों को, खास तौर पर वाहतूकदारों को हाजी अराफा शेख का सलाम। व्यासपीठ पर बैठे हुए मेरे पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई, वाहतूक संगठन के प्रभारी, सल्लागार, एक दोस्त और भाई बनकर साथ देने वाले आमदार आशीष शेलार जी, कोकन के टाइगर, जिनका नाम सुनने के बाद महाराष्ट्र में आजकल बड़ी हलचल होती है। कल तो फोटो देख के बहुत हलचल हो रही थी। ऐसे ही मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त नितेश राणे जी, वाहतूक संगठन के सभी सभासद, पदाधिकारी तो नहीं कहूंगा कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की वाहतूक संगठन हमने डिसॉल्व की। आशीष जी, ये जितने भी जो लोग यहां पे मौजूद है, ये रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, टेम्पो चालक है, ट्रक चालक है, बस चालक है, और जितने भी लोग बैठे होंगे यहां पे, वो बड़े दुख से बैठे। इसमें से मुझे नहीं लगता कोई भी सुखी यहां बैठा होगा। और इनको सुख देने के लिए एक संगठन के माध्यम से हम साथ देने के लिए, इनका हाथ बढ़ाने के लिए नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन की आज ये बैठक लगी गई है। कोरोना काल के अंदर हमने ऐसे रिक्शा वाले को रोते हुए देखा कि ऐसी हालत हो गई इस तिगाड़ी सरकार में कि इनका पूछने वाला कोई नहीं था। आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक और स्कूल बस चालक घर में छुपता है और बैंक वाले इनको ढूंढते हैं। 3 साल ऐसे गुजरे, बाहर निकले तो पुलिस का डंडा, घर में बीवी को देखते, बच्चों को देखते और अपने चूल्हे को देखते तो मजबूरी के अंदर उनको बाहर निकलना पड़ता था। कई ड्राइवरों ने ऐसा मामला हुआ कि अपनी बीवी का मंगलसूत्र तक गिरवी रखना पड़ा, उसके बाद उनका घर का चूल्हा जला। बताते हुए दुख होता है। इस सरकार में हमारे मुख्यमंत्री, जब ये लोग रो रहे थे, जब ये लोग परेशान थे, इनके घर बिक रहे थे, इनकी गाड़ियां बिक रही थी, छोटी छोटी इनकी रिक्शा तक के बिक रही थी, हमारे मुख्यमंत्री घर में आराम फरमा रहे थे। मैं कुछ अपने सामने बात रखूंगा, इनकी पोल तो खोलना है, इनकी बातें तो रखना है, लेकिन मैं आपके सामने पहले इनका दुख रखूंगा कि इनकी आवाज है, यह हाजी अराफा शेख इनकी आवाज बनकर आपके सामने आया है। जब महाराष्ट्र के अंदर हम जब जाएंगे एक संगठन खड़ा करने के लिए, जिले में, तालुका में, गांव में जब जाएंगे तो मन में एक बात आती है, हम क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या इनको देने जाएंगे, क्या इनके परिवार वालों को देंगे, किस तरीके से इनके परिवार को न्याय देंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके पास खास तौर पर शेलार साहब और नितेश राणे जी, आपके पास ये बात रखने के लिए आपके सामने यहां पे खड़ा हुआ हूं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करके नहीं कह रहा हूं,
मैं इनका एक सदस्य, इनके खानदान का व्यक्ति बोलकर आपके सामने बात कर रहा हूं। जब इनको देखता हूं तो बहुत दुख होता है। ये जब मेरे ऑफिस में आते तो बहुत दुख होता है कि हम किसके पास जाके गुहार लगाए। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे तो कम से कम उनके पास हम हमारी बात तो रख सकते थे। अब के मुख्यमंत्री वीडियो फेसबुक पे नजर आते, हमको पता ही नहीं पता कि हम जाके हमारे मुख्यमंत्री को कहां मिले। बहुत सारी बातें आपके सामने रखूंगा, पर मैं इससे पहले कहूंगा कि आज महाराष्ट्र के अंदर इतना झोल चल रहा है कि बोलने वाला कोई नहीं है, इनका सुनने वाला कोई नहीं है, इनसे बात करने वाला कोई नहीं है। अगर इनको वहां से आना है, अगर भेंडी बाजार से अगर इनको आना है, या अंधेरी से इनको आना है, या मलार से इनको आना है, या अगर बैंड्रा के बैंड्रा में इनको आना है, तो ये सोचते अगर आज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर यहां जाके बैठूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे 200-300 रुपए का नुकसान होगा। स्कूल बस वालों की ऐसी हालत है कि स्कूल बस ऑनलाइन बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, वो स्कूल बस वाला इंतजार कर रहा है कि अब स्कूल खुलेगी और अब मुझे धंधा मिलेगा, हमारे बच्चे फिर बस में आएंगे और मैं उनको लेके आके स्कूल छोड़ूंगा। वो बस वाला इंतजार कर रहा है। स्कूल खुलने के बाद भी स्कूलों ने परमिशन नहीं दिया। सरकार से हमने बात की कि सरकार, ट्रांसपोर्ट मंत्री से बात की, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की कि कम से कम स्कूल बस वालों 3-2 साल घर में बैठे, उनका टैक्स माफ कर दो। वो तो नहीं जा रहे। अगर आप टैक्स नहीं माफ कर सकते तो कम से कम संडे के दिन उनको जब छुट्टी रहती है तो कम से कम छोटा छोटा उनको धंधा करने के लिए, पिकनिक के लिए उनको परमिट दे दो। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं माना। बस वालों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ऐसी एक नई चीज लेके आई, बताते हुए बड़ा दुख होता है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहते हैं कि तुमको हम लाइसेंस देंगे। एक दिन के अंदर ऐसा झोल हमने कभी नहीं देखा कि ओवरलोड गाड़ी, बिगर ट्रेनिंग, जबकि गाड़ी रिक्शा हो, टैक्सी हो, टेम्पो हो, ट्रक हो, उसको ट्रेनिंग देना कंपलसरी है। आरटीओ अधिकारी वहां पे खड़े रहना बहुत जरूरी है। लेकिन दलालों की चलती है, कोई आम इंसान की चलती नहीं सरकार में। इस सरकार के अंदर एक ऐसा नियम आ गया कि सरकार ने कहा, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जल्दी जल्दी सबको लाइसेंस दे दो। एक दिन में 500 हजार लाइसेंस बन रहे बिगर ट्रेनिंग। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? अगर हमारा एक ड्राइवर वहां जाता है तो ड्राइवर के पास वो आरटीओ कहता है कि बिल्कुल जाओ, लाइन में आओ। लेकिन वहां दलाल जाता है तो तुरंत उसका 1 मिनट में बिगर ट्रेनिंग दिए उसका तुरंत लाइसेंस पास हो जाता है। मुझे बताइए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट मंत्री माननीय उद्धव साहब, कि एक दिन में अगर हम एक व्यक्ति को 10 मिनट भी अगर कभी हमने वक्त लगाया, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के, तो कितने लोग आप लाइसेंस दे सकते हैं? तो ये 1500 लाइसेंस आप कैसे पास कर रहे हैं? किस तरीके से पास कर रहे हैं? उसमें एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार की झोल चालू है। आपको बताते हुए दुख होता है कि लग्जरी बस, हम सोचते हैं लग्जरी बस में मैं कोकण जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, मैं कोल्हापुर जाऊंगा, मैं नागपुर जाऊंगा, मैं नासिक जाऊंगा, और हम हमारे परिवार को, हमारी मां को, हमारे बच्चों को उस लग्जरी बस में बिठाते। शेलार साहब, उसमें ऐसी चीज चल रही है कि उस बस के अंदर हम लोग लाइट व्हीकल बोलते हैं उसको, प्रवासी सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहिए। कुछ ही दिनों पहले कोकण जा रही थी एक बस, जिसके अंदर 40 के 40 लोग मर गए। तो पता चला कैसे मरे? तो उस बस ड्राइवर ने
अंदर लोखंड भर के जा रहा है। उस लोखंड भर के जाने की वजह से जैसी घाट आया तो गाड़ी ने पतरा फाड़ के बाहर निकली और 40 के 40 लोग जगह पे मर गए। उनको उन व्यक्तियों की चिंता नहीं है। उस वजह से ये लोड जाने के वजह से, वजन लेके जाने के वजह से अनाज लेके जा रहा है, चावल गेहूं लेके जा रहे ट्रक में, सलिया लेके जा रहे, वहां पे यहां तक हद पार हो गई, मोटरसाइकिल भी उसके अंदर लेके जाने के काम कर रहे। ये तरीके से इस सरकार के अंदर काम हो रहा है, जिसके वजह से हमारा टेम्पो चालक, ट्रक चालक को धंधा नहीं मिल रहा है। बस वाला अपने मजे मार रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि आपको मैं लाल कार्ड दूंगा, ब्लू कार्ड दूंगा, हरा कार्ड दूंगा, नीला कार्ड दूंगा और आप मुझे 25,000 रुपए दो। आरटीओ खुलेआम 25,000 रुपए ले रही है। किसी की लोगों की जान की किसी को परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री जी परसों कह रहे थे एक नेता के बारे में, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि एक नेता के दिमाग के अंदर कुछ हो गया है। वो नेता के बारे में कह रहे थे, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर एक उनके कार्यकर्ता ने देखा और वो कार्यकर्ता ने कहा कि साहब किसी को बार बार बाला साहब ख्वाब में आते हैं। ऐसे ही मुन्ना भाई को उस पिक्चर के अंदर गांधी जी आते थे। मुझे शौक हो गया, मैं टीवी टेलीविजन पे देख रहा था, उनका भाषण सुन रहा था कि उन नेता को कहते हैं कि उसके दिमाग में केमिकल लोचा है। मैं हैरान रह गया। फिर मैं सोचा कि उन्होंने कहा कि उस नेता के दिमाग में केमिकल लोचा है, हो सकता है उनका भाई है, ज्यादा जानते होंगे, लेकिन इनके दिमाग में क्या है यह समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में केमिकल लोचा है। बार बार बाला साहब ठाकरे उनको दिखते हैं, उनके ख्वाब में आते हैं, उनको समझ में आता है कि बाला साहब उनके रगों में है और उनके जैसा लिबास पहनते हैं, उनके जैसा तरीका करते हैं, उनकी जैसी स्टाइल मारते हैं, ऐसा सब वो कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ता ने कहा कि आखिरी में देखा तो मुन्ना भाई कहते हैं कि दिमाग के अंदर केमिकल लोचा है। अरे मैं समझा मुख्यमंत्री जी उनके दिमाग में केमिकल लोचा रहने के बाद कम से कम उनको बाला साहब दिखते हैं। आपके तो पिताजी है, महाराष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के भले के लिए, महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों के लिए, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। मुझे लगता है माननीय बाला साहब खाली उनको नहीं नजर आते, ये जितने लोग बैठे हर एक को नजर आते, हर एक को याद आते, हर एक के रगों में माननीय बाला साहब ठाकरे है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको क्यों नजर नहीं आते? कुछ दिनों पहले आपने एक योजना निकाली वाहतूकदारों के लिए कि वाहतूकदारों को हम इंश्योरेंस देंगे, क्लेम देंगे। उसका जीआर भी बना और नितेश राणे जी ने उसको हंगामा किया और हंगामा करने के बाद उसका जीआर बना। राणे साहब जीआर तो बना, आज तक माननीय बाला साहब के नाम पे इन लोगों को, गौर गरीब लोगों को कोई भी फैसिलिटी आज तक नहीं मिली। अगर बाला साहब उनके रगों में होते, अगर बाला साहब की उनके अंदर फितरत होती, कम से कम माननीय बाला साहब उनको याद आते, तो कम से कम वो योजना उनको याद होती जिनके पिताजी का नाम पे ये योजना खुली। उस योजना का लाभ महाराष्ट्र की जनता को एक भी वाहतूकदारों को नहीं मिला। अरे कम से कम उसको माननीय राज साहब को, माननीय बाला साहब की याद तो आती है, अदाकारी तो आती है। आप कहते हैं उनको लोचा है, अरे आपको कम से कम भटक भटक के भी याद आ गई तो कम से कम इन रिक्शा वाले, टैक्सी वालों का कुछ भला तो हो जाएगा। बाकी तो सारी योजना की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम माननीय बाला साहब के नाम की जो वाहतूकदारों के लिए ये योजना आई है, जिसका फायदा हमारे गौर गरीब लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए आज इस व्यासपीठ के माध्यम से कह रहा हूं
कि इस योजना का लाभ इन लोगों को जल्द से जल्द मिलना चाहिए, तो कम से कम हमको लगेगा कि आप मंद बुद्धि नहीं हो, आपको बुद्धि है और आपका दिमाग शार्प है। आप घर पे बैठ के भी लोगों के काम करते हो, बाकी सारी योजना तो नहीं, कम से कम माननीय बाला साहब ठाकरे के नाम की योजना तो आप लेके आ जाओगे। या आज इस मंच के माध्यम से कहूंगा, टोल का झोल, आज टोल नाके पे हम जब जाते तो एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई, जिसके वजह से हम डायरेक्ट चले जाते। जिसने अगर कार्ड नहीं लिया उसको डबल फाइन हो जाता है। मेरा सवाल है महाराष्ट्र की सरकार से, मेरा सवाल है आईआरबी से, कि आपने मुंबई में अभी कुछ ही दिन के पहले आप जो देख रहे थे मीठी नदी, आदित्य ठाकरे साहब आप मीठी नदी देखने आए, एक बार मुंबई पुणे एक्सप्रेस भी देखने जाओ। आपकी सरकार है, आपके खाते का मंत्री है, पूरे रास्ते के ऊपर खड्डे हैं, रास्ते फटे हुए, रोज 2 एक्सीडेंट हो रहे। एक परिवार से 5-7 लोग मर रहे। हम वो एक्सप्रेस हाईवे को क्या कहे, फास्ट हाईवे करे या खूनी हाईवे करे, क्या कहे आप बताइए। हम पैसा देने के बाद हमारा परिवार वहां पे सुरक्षित अपने घर तक नहीं पहुंच सकता। मेरा सवाल है उनसे कि जैसे उन्होंने कंडाला घाट के पास टन बनाया है, उस टन के पास रोज एक परिवार का आदमी जाता है और मर जाता है। माननीय आशीष शेलार जी से कहूंगा, माननीय देवेंद्र जी से कहकर, जितने इसके बाद एक्सीडेंट हो गए, कोई भी व्यक्ति वहां पे मरेगा, उसका गुना दाखल उस एक्सप्रेस कंपनी का आईआरबी के ऊपर गुना दाखल होना चाहिए, वो मर्डर का गुना दाखल होना चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी। आप देखिए, हमारा कोई कसूर नहीं है, रास्ते फट गए। अब बरसात आने वाली है, जैसी बरसात आएगी रोड के ऊपर मिट्टी आएगी और गाड़ी स्लिप करेगी। बड़ी बड़ी बस स्लिप हो जाती है, छोटी गाड़ी तो बात छोड़ दो। रास्ते पे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पानी जम जाता है और उस पानी जमने की वजह से, रास्ते फटने की वजह से गाड़ी स्किड करती है और सीधा रोड के उस पार चली जाती है और व्यक्ति कोई बचता नहीं है। यह रास्ते की हालत है। स्पीड आपने बांध दिया, हम भी समझते हैं ठीक है 80 की स्पीड में चलना चाहिए, बस बड़ी गाड़ी 100 की स्पीड में चलना चाहिए, लेकिन 60 की स्पीड के अंदर गाड़ी चलना का बहुत भारी है। 60 की स्पीड में अगर बस चलती है तो पैसेंजर चिल्लाता है। ये रास्ते की हालत कर दी है। आज डोंगर के डोंगर गिर रहे। ये सारी चीजों का कौन जवाब देगा? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। दुख कभी कभी होता है। मेरे भी कौम के लोग कहते हैं, आशीष भाई मैं एक समाज का भी अध्यक्ष हूं, खाटिक समाज का अध्यक्ष हूं। कभी अजान का मुद्दा तो कभी मस्जिद का मुद्दा। कोई कहता है ढांचा गिराया, कोई कहता है नहीं नहीं हमने मस्जिद गिराया। अरे हमने स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को हमने मुसलमानों ने स्वीकार कर दिया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हमने छोड़ दिया। बड़ा दिल किया और छोड़ दिया। जब बड़ा दिल करने के बाद मुसलमानों ने छोड़ दिया, लेकिन इसी विषय को बार बार अगर कोई कहता है, मैं उद्धव जी से कहूंगा आपने गिराया तो कोई बात नहीं, आप उसका श्रेय लो। बाकी के लोगों ने ढांचा गिराया, आप श्रेय लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। मैं एक मुसलमान हूं, मेरी कौम मुझसे पूछती है, मेरी कौम मुझसे पूछती है कि लोग कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस तरीके की चीजें जब होती है तो लोगों का भी दिल दुखता है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूरे दिल से कहता हूं। जब मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहता हूं तो मैं भारत माता की जय भी कहता हूं कि इस भारत में रहता हूं, मैं इस धरती पे जुड़ा हूं, यहां का भूमि पुत्र हूं।
मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, पुणे का रहने वाला हूं, इस पुणे के अंदर इस मिट्टी से जुड़ा हूं, तो मुझे अभिमान है, मैं महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हूं। दुख होता है वो सारी चीजें देखते हुए कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अजान जो हुई कांग्रेस के राज के अंदर, कांग्रेस के लोगों ने अजान बंद कराई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये अजान हमने मुसलमानों को बोल के बंद कराई। मैंने आशीष शेलार जी से कहा कि आशीष जी, इत्तेफाक वो दिन आशीष शेलार जी मेरे घर थे, हमने कहा कि महाराष्ट्र के सारे उलमा हमारे साथ है। हमारे महाराष्ट्र के उलमा कहते हैं कि हमारा इस्लाम सिखाता है कि हमारे से अगर हमारे पड़ोसी को अगर तकलीफ होती है तो तकलीफ देने का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्वीकार किया, पूरे महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने स्वीकार किया। इसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले को वोट लेने की जरूरत नहीं, अपनी वाह वाह करने की जरूरत नहीं। हम मुसलमानों ने बड़ा दिल करके फजर की अजान को हमने खुद बंद कर दिया। लेकिन इसका श्रेय अगर कोई कहेगा कि कांग्रेस वालों ने बंद कराई, मैं इनका कहने जाऊंगा कि मुसलमान कोई डरपोक नहीं है। डरपोक होकर अजान हमने बंद नहीं किए, लेकिन हम इस्लाम को जानते, हमारे नबी के तरीके को जानते। हमारे नबी ने कहा कि हमारे पड़ोसी को अगर तकलीफ होती है तो वैसी नमाज हम जायज नहीं है, ऐसी इबादत जायज नहीं है। हमारे पड़ोसी तकलीफ में है और हम खुशियां मना रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हमने स्वीकार किया। इसलिए आज के बाद कहूंगा कि कोई भी इसके अंदर श्रेय लेने की जरूरत नहीं है कि इनके वजह से अजान बंद हुई, कांग्रेस वालों के वजह से अजान बंद हुई, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मुसलमानों ने साथ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने स्वीकार किया। कोई माय का लाल आके इस तरीके से कर नहीं सकता। मैं इस वंश के माध्यम से कहूंगा कि मनसे वाले ने कहा कि हम हनुमान चालीसा करेंगे। मैं इस मंच से कहूंगा कि जिस तरीके से नवनीत राणा के ऊपर अगर कभी जिस तरीके से देशद्रोह का केस लगा, अगर इसके बाद कोई भी मस्जिद के बाहर आके दादागिरी करके वहां पे हनुमान चालीसा करेगा, तो आशीष जी आप हमारी आवाज बंद करके, नीलेश राणे जी हमारी आवाज बंद करके उन मनसे वालों को भी उसी तरीके से देशद्रोही का केस लगना चाहिए। ये आपके मन से मांग कर रहा हूं। एक अल्पसंख्यक मंत्री जो अभी कुर्ला के अंदर आराम कर रहा है, सरकार इनकी है, आराम कर रहा है, तो क्या बोले गुप्त रोग हो गया। मैंने पूछा ये कौन सा रोग है भाई? आते आते पूछ रहा था, नहीं कॉन्फिडेंशियल है, मीडिया में बात चली जाएगी। तो मैं कौन सी बात छुपाओगे? कि उनका बेटा भाग गया, आज तक के हाथ नहीं आ रहा है, छुपते घूम रहा है। अल्पसंख्यक मंत्री का, जिस मंत्री ने वक्फ बोर्ड की जगह पे डल्ला मारा, मुसलमानों की उसके ऊपर डल्ला मारा। अरे अगर तुमको शर्म होती, आज तुम्हारी सरकार ने तुमको अल्पसंख्यक मंत्री रखा या उस मंत्री के पद पे रखा, क्या कह के रखा कि मुंबई महानगर पालिका है, महाराष्ट्र के इलेक्शन है, इनको रखो, मुसलमान खुश हो गए। मैं मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, अरे तुम्हारे कोई मुंह को रोका है? तुमको तो कैद किया है ना। क्यों कैद किया है? कि तुमने दाऊद के साथ संबंध रखे, इसीलिए तुमको कैद किया है ना। तुम्हारे मुंह को तो नहीं बंद किया। इतने सारे मसले चल रहे, आप एक स्टेटमेंट नहीं देते। इसके पहले तो रोज सुबह होती थी और मेरे घर के बाजू में एक भोंगा बसता था, जिसको शुरू नींद में से उठते बराबर नवाब मलिक मीडिया को बुलाकर बोलते थे। मैंने कहा था ये एक दिन ऐसा आएगा मीडिया से छुप छुप के भागेंगे, और वैसा ही हुआ। ये दूसरे को नौकरी से हटाने चले थे, बेचारे खुद जेल चले गए। दूसरे को जेल डालने चले गए थे, बेचारे खुद चले गए। वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसको कहते हैं अल्लाह की जमीन, वक्फ की जमीन के ऊपर जो जो हाथ मारेगा वो उसी तरीके से अल्लाह की तरफ से वो मार आएगी और इसी तरीके से जेल जाएगा।
मंत्री बनते पर पहला उन्होंने काम किया, एक रिटायर ऑफिसर को, अनीश शेख, जिसको उन्होंने सीओ बनाया। महाराष्ट्र की घटना में, महाराष्ट्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिटायर ऑफिसर वक्फ बोर्ड का सीईओ कभी बन सकता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बनाया। हद तो पार कर दी कि 35 प्यून को उन्होंने ऑफिसर बना डाला। वो ऑफिसर, वो प्यून जाके कलेक्टर से बात करता है, वो प्यून जाके कमिश्नर से बात करता है, और जिसको जब कार्ड पूछे तो पता चलता है वो क्लर्क है या प्यून है। क्यों किया? तो पता चला कि पूना के अंदर करोड़ों की जमीन मुसलमानों की दरगाह की है, बीड़ में जमीन मुसलमानों की मस्जिद की है, नासिक के अंदर जमीन करोड़ों की मुसलमानों की मस्जिद की है। कई पीरजादा ट्रस्ट की जमीन हड़पने का काम किया, सारी जमीनों को लेने का काम करना शुरू कर दिया, और उस अधिकारी को उन्होंने कहा कि जितनी जमीन है उसकी यादी लाओ, और यादी लाने के बाद मुझे दो। वो अधिकारी, हमारी उसके अंदर सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट की सेक्रेटरी मुखर्जी जी, वो कहती है बड़ा अच्छा ऑफिसर है, उसको मानदान भी मिलना चाहिए। हमारी सरकार के अंदर जब विनोद तावड़े जी थे, एक अधिकारी ने गलती किया, उसको तुरंत पनिशमेंट दिया गया। उसने क्या गलती किया था कि वक्फ बोर्ड के पैसे से प्लेन की टिकट निकाल के औरंगाबाद गया, तो उसको विनोद तावड़े जी ने जैसी कंप्लेंट दी तो तुरंत उसको ताबड़तोड़ बदली करने का, हकाल पट्टी करने का काम किया। लेकिन इस सरकार के अंदर ऐसा हुआ कि उसको पगार चालू कर दी गई। किसके पैसे की? मस्जिद के पैसे की, मदरसों के पैसे की। रमजान में ज़कात और फितरा जो जमा होता है, उस पैसे से पगार चालू कर दी। यह है नवाब मलिक के काम। अब जब नवाब मलिक अंदर गए, ठीक है, अंदर गए, एक गए एक हॉस्पिटल में, एक गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। बेटा भाग गया। बेटा भागने के बाद मैं सरकार से, सारी यंत्रणा से पूछता हूं कि इनके तरफ किसका ध्यान है, इनके कौन कौन लोग हैं। 16 लोगों के नाम गए, लेकिन वो 5 लोगों के नाम क्यों नहीं लिया जाता है? एक दिन ऐसा आया कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, लेते लेते अल्पसंख्यक मंत्री दुबई यात्रा पे चले गए। दुबई यात्रा पे चले गए, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अल्पसंख्यक समाज के हित में दुबई जा रहा हूं। ये ट्वीट ऐसा था, सारे लोग देख रहे थे। देखने के बाद वो चले गए, और जाने के बाद इत्तेफाक की बात थी, जब बिल्ली दूध पीती है तो बिल्ली को लगता कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुली आंख से सब देख रहे थे। वो ताज होटल के अंदर दाल मखनी खा रहे थे सुबह 11:30 बजे। तो मैं पूछता हूं, कौन है परवेज खान, जिसके बारे में सवाल जवाब क्यों नहीं किया जा रहा है? पूना का पैसिफिक बिल्डर, जिसको हिंदुस्तान की सीबीआई ढूंढ रही है, जिसको हिंदुस्तान की एनआईए ढूंढ रही है, जिसको मुंबई की पुलिस ढूंढ रही है, जिसको पुणे की पुलिस ढूंढ रही है, उसके साथ बैठ के हमारा अल्पसंख्यक मंत्री दाल मखनी खाता है। क्या उसके कनेक्शन? कौन है एमके, कौन है जेके, कौन है एमएम? इनके बारे में क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात पे चुप है? क्यों आज तक उसको मंत्री पद से नहीं हटा रहे? ये सवाल उठता है। उन लोगों के बारे में भी बात होनी चाहिए, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। क्यों आज तक उनका बेटा फरार है? अगर आप साहूकार है तो फेस कर सकते। जब जेल जा रहे थे तो इस तरीके का थम खुशी से बता रहे थे, देखो मैं मुसलमानों की जगह लूट कर जेल जा रहा हूं, देखो मैं मस्जिदों को लूट कर जेल जा रहा हूं, देखो मैं दाऊद के बहन, दाऊद के भाई, दाऊद के साथीदारों के साथ मिलकर इस मुंबई शहर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर इन्वॉल्व रहकर मैं जेल जा रहा हूं।
इतना खुशी मैंने पहला व्यक्ति देखा जेल जाते हुए जो हंस रहा था, खुशी खुशी नाच रहा था। ऐसा देखने के अंदर महाराष्ट्र में कभी नहीं मिला। मैं माननीय उद्धव साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के कोने कोने के अंदर जितने चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट के ऊपर महाराष्ट्र के बाहर से आने वाली गाड़ियां 36 सीटर जितनी गाड़ी आ रही, जिनको गुजरात, अहमदाबाद, सांगली, सातारा की तरफ आती है, दिल्ली, यूपी, झारखंड से जो आती है गाड़ियां, उनको महाराष्ट्र बॉर्डर पे आशीष भाई रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? कि उनको कहते हैं कि गाड़ी काट दो। उनके स्टेट ने उनको परमिशन दिया है, उनके स्टेट ने उनको पासिंग किए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर रोका जा रहा है। और महाराष्ट्र में कहते हैं पैसेंजर उसमें होने दो, बच्चे होने दो, बूढ़े होने दो, हैंडीकैप होने दो, उसको उतार देते, महाराष्ट्र बॉर्डर पे उतार देते। नहीं तो 25,000 रुपए का कार्ड लो, 25,000 रुपए का टोल का झोल करो। मुंबई में आना है तो 25,000 रुपए देना है, नहीं तो आपको आने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र आपको एंट्री नहीं देगा। मैंने आपके सामने बात रखी और आपने ये बात माननीय नितिन गडकरी जी से कही और महाराष्ट्र के अंदर हमने जीआर पास करके लाया है ये नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन का, कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। अगर उनके स्टेट ने उनको परमिशन दी है तो बिल्कुल उनको आने की इजाजत दी जाएगी। एपीएमसी मार्केट से ट्रक निकल रही है, लेकिन वो ट्रक के अंदर आप देखो, उस ट्रक के अंदर 10 टन का परमिशन है, लेकिन 30 टन लेके जा रही है। रास्ते 35% उसमें खड्डे हो रहे खुले आम। उसके वजह से हमारा ट्रक ड्राइवर, हमारा टेम्पो ड्राइवर, उसको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके वजह से आज जिसकी राष्ट्रवादी की मक्तेदारी है, वहां पे राष्ट्रवादी की यूनियन, शिवसेना की यूनियन, कांग्रेस की यूनियन, इन यूनियन को डायरेक्ट खुला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई यूनियन का व्यक्ति होगा उसको वहां पे ओवरलोड नहीं दिया जाएगा। हमको करना भी नहीं है, हमको इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं आपके इस मन से ऐलान करता हूं 26 तारीख के बाद वाहतुक संगठन की बॉडी डिक्लेयर होने के बाद ये हाजी अराफात शेख संघर्ष करेगा और महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां जरूरत पड़े वहां घंटा नाद करेगा, जहां जहां जरूरत पड़े वहां पे हैंटर मोर्चा निकालेगा। उसके लिए हमको जेल जाना भी पड़े उसकी तैयारी रहेगी, लेकिन इनको न्याय हक दिलाने के लिए, उन वाहतुकदारों को न्याय दिलाने के लिए आज मैं आशीष भाई बताऊं कि वो 30 टन लेके जा रहा है और हमारा गरीब चालक 10 टन के लिए 3-3 दिन इंतजार कर रहा है। 30 टन वाले को परमिशन है, क्यों? क्योंकि वो मंत्री को पैसा दे रहा है। मंत्री ने खुलेआम कह दिया है कि हफ्ता दो और ओवरलोड चढ़ाओ। उनको कोई चिंता नहीं है कि रास्ते खराब होने दो, मुंबई में एक्सीडेंट होने दो, मुंबई का ब्रिज टूटने दो, उनको कोई परवाह नहीं है। ये सारी चीज आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि साहब ये सारी जो बातें मैंने किया, मैंने कोई भाषण नहीं किया, भाषण करने का इच्छा भी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ बात किया मैंने मेरे दिल से की। बोले हाजी अराफात शेख आज भाषण करेंगे, मैं भाषण करने के लिए नहीं आया। मैं एक आम व्यक्ति, आम ट्रांसपोर्टर बन के आपके सामने बात रखा हूं कि आज वाहतुकदारों का कोई नहीं है, वाहतुकदारों के लिए पूछने वाला कोई नहीं है। इस संगठन से आपके जुड़ा हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ इन वाहतुकदारों के साथ जुड़ो। महाराष्ट्र का एक एक वाहतुकदार आपको दुआ देगा। हमने ये गाना बनाया दानिश साबरी को लेकर, ये इनकी बात थी कि आज सबसे बड़ी समस्या, इन्होंने ट्रैफिक वालों ने एक नया फंडा लाया, भाड़े पे आदमी खड़ा कर दिए। हमारा रिक्शा वाला जाता है, टैक्सी वाला जाता है, बस वाला जाता है, दिन भर मजूरी करने के बाद वो 100 रुपए कमाता है और 100 रुपए कमाने के बाद एक ट्रैफिक हवलदार जाता है या उनके साथीदार जाता है, उसको ऐसा फोटो मार देता है और 1000 रुपए का फाइन हो जाता है। ये कौन सी दादागिरी? आप अमेरिकन रास्ते बना रहे हो,
ये अमेरिकन रोड है, हमको फैसिलिटी नहीं, फुटपाथ के ऊपर भरा हुआ है, फुटपाथ खाली करने को तैयार नहीं, लेकिन हम टैक्स भरने के बाद, हम सारी चीजें करने के बाद, गाड़ी पासिंग करने के बाद हम रास्ते पे खड़े नहीं हो सकते। 1 मिनट अगर हमने रास्ते पे खड़े, अगर रिक्शा वाला पानी पीने के लिए भी खड़ा होता है, टैक्सी वाला पानी पीने के लिए भी खड़ा होता है, वड़ा पाव खाने के लिए गाड़ी रुकाता है तो तुरंत आता और फाइन मारता है। एक वड़ा पाव हमको 1000 रुपए का हो जाता है। इस सरकार में, इस तिगाड़ी सरकार में हमको वड़ा पाव खाने की भी वांदे। ये मैं आपके सामने बात रखने का आया हूं, बहुत सारी बात रखने की थी, लेकिन मुझे पता है कि आप सब लोग माननीय आशीष शेलार जी को सुनने के लिए आए, नितेश राणे जी को सुनने के लिए आए। मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पण जाता जाता मी माझे आवडते कवी कुसुमाग्रजांची कविता सांगून जातो। चलाओ भारू सुब्रुसळेकर वाहनेवरती, चलाओ भारू सुब्रुसळेकर वाहनेवरती, कथा या खुल्या सागराला। चलाओ भारू सुब्रुसळेकर वाहनेवरती, कथा या खुल्या सागराला। अनंत आमची दयाशक्ती, अनंत आमची आशा, किनारा तुला पामराला, किनारा तुला पामराला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टीचा जय हिंद, जय महाराष्ट्र।